हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी बीकन। तो आज का हमारा टॉपिक है मुदालियर कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को ही मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है। 1952 में इसको अपॉइंट किया गया था, जो 23 सितंबर 1952 में अपॉइंट हुआ और 29 अगस्त 1953 को इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी। तो ये जो पिक्चर है वो है मुदालियर जी की, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, जो इस कमीशन के चेयरपर्सन थे। तो कमीशन का नाम है मुदालियर कमीशन। इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये जो कमीशन है इसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CABE के रिकमेंडेशन पर क्या किया था? 23 सितंबर 1952 को इसको अपॉइंट किया। अब ये CABE की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को ही हम क्या बोलते हैं? CABE इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो CABE की रिकमेंडेशन पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर 1952 को ये जो कमीशन है इसको अपॉइंट किया। इसके चेयरपर्सन उस टाइम पर किसको बनाया गया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को, जिनके नाम पर इसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। इसके जो सेक्रेटरी हैं वो AN बासु जी थे, और जो कि प्रिंसिपल मेंबर सेक्रेटरी भी थे। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में डॉक्टर SM धारी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन ऑफिसर थे, वो भी असिस्टेंट सेक्रेटरी की तरह इसमें शामिल थे, और उनके साथ और भी मेंबर्स थे। ठीक है, ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को 29 अगस्त 1953 को सबमिट किया, जिसमें 15 चैप्टर्स थे, और ये जो रिपोर्ट थी वो 240 से 250 पेजेस की थी। ठीक है ना? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसका इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। तो मुदालियर कमीशन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है हम बोल सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन जो है, उस सेकेंडरी एजुकेशन का करंट स्टेटस को जो है वो एनालाइज करना। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इंडिया के या सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेजेंट कंडीशन को देखकर उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन या क्या रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है वो सजेस्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव था एक। उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम और टीचिंग स्टैंडर्ड को रिव्यू करना था। ठीक है, हर स्टेट या प्रोविनेंस में जो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, करिकुलम कैसा है, टीचिंग के स्टैंडर्ड कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को चेक करना भी ऑब्जेक्टिव था। टीचर की जो सैलरीज़ हैं, ठीक है, टीचिंग की जो सैलरीज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, उसको एक्सप्लोर करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की सैलरी स्ट्रक्चर और उनके वर्किंग कंडीशन को स्टडी करना, ये हमने बोला कि इसका ऑब्जेक्टिव था। अगला ऑब्जेक्टिव था कि हर प्रोविनेंस में सेकेंडरी स्कूल का स्टेटस जो होगा उसको इवेलुएट करना। ठीक है ना? ये हमारा कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ मेन ऑब्जेक्टिव है इवेलुएट करना स्टेटस ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इन ईच प्रोविंस। ठीक है ना? तो सेकेंडरी स्कूल हर स्टेट के सेकेंडरी स्कूल की कंडीशन का इवेलुएशन करना हमने बोला। और फिर उसके बाद है एग्जामिन द एग्जामिनेशन सिस्टम एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उस पर एनालिसिस करना भी ऑब्जेक्टिव था। सेकेंडरी एजुकेशन के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशंस प्रपोज करना, ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग स्टेट्स में सेकेंडरी एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन को सजेस्ट करना।
रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। अब ये जो कमीशन है उसके सेकेंडरी एजुकेशन का असेसमेंट करने के लिए जो मेन मेथड्स का यूज़ किया वो था क्वेश्चनायर मेथड। देखिए, क्वेश्चनायर मेथड और इंटरव्यू मेथड। क्वेश्चनायर मेथड, इसमें सर्वे और क्वेश्चंस के थ्रू लोगों से फीडबैक लिया गया, और इंटरव्यू मेथड में डायरेक्ट इंटरव्यूज़ किए गए स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे टीचर्स और स्कूल की अथॉरिटीज़। इन दोनों मेथड्स के फाइंडिंग के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई गई, जो कितने पेजेस की थी? 244 पेजेस की थी। ठीक है, ये रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सबमिट की गई। ये मेन पॉइंट है कि रिपोर्ट 244 पेजेस की थी, 44 पेजों की थी, और इसको अगस्त 29 1953 को सबमिट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इस रिपोर्ट में टोटल कितने चैप्टर थे? 14। और 14 चैप्टर्स में क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की कमियों पर फोकस किया गया था, उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज़ भी सजेस्ट करी गई थी। ठीक है, तो अब आता है डिफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। उन्होंने, जो मुदालियर कमीशन है, उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की। सेकेंडरी एजुकेशन का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के लिए रेडी करें, लेकिन ये सिस्टम में कोऑपरेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ डेवलप करने में भी फेल हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या है? इम्प्रैक्टिकल करिकुलम, सब्जेक्ट्स और जो टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रिलेवेंट नहीं है। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड बोले गए, जो स्टूडेंट्स को इंगेज करने में फेल हो रहे हैं उनको ये बताया गया। फ्लॉड एग्जामिनेशन सिस्टम, तो एग्ज़ाम रोट लर्निंग को प्रमोट करने के लिए हैं, और स्टूडेंट्स की ट्रू जो नॉलेज है वो टेस्ट नहीं करते, ये बताया गया। रिजिड स्केड्यूल्स एंड अनस्टेबल टेक्स्ट बुक अनसुटेबल टेक्स्ट बुक, फिक्स्ड शेड्यूल और इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक से लर्निंग बोरिंग और स्ट्रेसफुल बन जाती है। ये बातें हमें इसमें बताई गई। लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्स्ट्रा, इसमें बोला गया कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का शॉर्टेज है, जो स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उसका उसकी कमी है, ये बताया गया। ठीक है, पुअर क्राइटेरिया फॉर टीचर अपॉइंटमेंट, टीचर को अपॉइंट करने का प्रोसेस वीक है, जिससे टीचिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस रिपोर्ट में बताई गई। अब उन्होंने फिर प्रॉब्लम्स तो बताई, मेन प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली। अब उन्होंने सजेशंस दिए, सेकेंडरी एजुकेशंस ने सजेशन दिए। सजेशन सबसे पहले देखते हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, मुदालियर कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन दिए, तो चलिए इनको सिंपल तरीके से समझते हैं। इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 17, यानी कि टाइम पीरियड जो है एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का मेनली, वो क्या होगा? 7 साल का होना चाहिए, जो कि 11 से 17 साल के बच्चों के लिए होगा। दो पार्ट्स में डिवाइड किया। बोला कि जूनियर सेकेंडरी स्टेज होनी चाहिए और हायर सेकेंडरी स्टेज होनी चाहिए। जो जूनियर सेकेंडरी स्टेज है वो 3 साल का बोला गया। ठीक है, जूनियर सेकेंडरी स्टेज क्या है? 3 साल का बोला, और हायर सेकेंडरी स्टेज जो है वो 4 साल का बोला। अब इन्होंने बोला इंटरमीडिएट क्लासेस हटाई जाएं। ठीक है, जिसमें जो होगा इंटरमीडिएट क्लासेस को ख़त्म कर देना चाहिए, उसके बदले क्लास 11th को सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, और क्लास 12th को डिग्री कोर्सेज में ऐड किया जाना चाहिए। ये इन्होंने बात रखी। उसके बाद मल्टीपर्पज़ स्कूल का कॉन्सेप्ट ये लेके आए कि हायर सेकेंडरी लेवल पर मल्टीपर्पज़ स्कूल स्टार्ट किए जाएं, जो स्टूडेंट्स को का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग कोर्सेज़ को ऑफ़र करेंगे। स्पेशल स्कूल का बात रखी गई हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए,
कि उनको अलग से स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएं जिससे उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब बात करी उन्होंने कि सजेशन दिए उन्होंने एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, और कुछ इम्पोर्टेंस एम और करिकुलम के लिए सजेशन दिए। उनका मेन गोल था कि एजुकेशन को और प्रैक्टिकल और यूज़फुल बनाया जाना चाहिए। तो देखते हैं एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या क्या बोले। सबसे पहले उन्होंने बोला डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ठीक है, एजुकेशन का गोल ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स में गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज़ जैसे कि कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम देख सकते हैं अलग अलग क्वालिटीज़ इसमें डेवलप्ड होनी चाहिए। फिर उनने वोकेशनल स्किल का डेवलपमेंट की बात करी कि ऐसी स्किल सिखाई जाए जो फ्यूचर में काम आए और करियर के लिए वो हेल्पफुल रहें। ठीक है, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की उन्होंने बात करी। तो एजुकेशन से स्टूडेंट का ऑलराउंड जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बन सके। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करी कि लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स आगे चलकर कम्युनिटी हो या सोसाइटी है उसमें पॉजिटिव रोल को प्ले कर सकें। ठीक है, अब सजेशन दिए रिगार्डिंग करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड करिकुलम होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट्स और टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो और स्टूडेंट्स के काम आए। एक्सटेंसिव और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी कि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें। इंटर रिलेटेड जो सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करने की बात करी या उसको लाने की बात करी कि सब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपस में कनेक्टेड हों। ठीक है, ताकि जो लर्निंग होती है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंटीग्रेटेड हो जाती है। इनेबल स्टूडेंट टू यूटिलाइज देयर लेजर्स। तो टाइम का यूटिलाइजेशन के लिए मतलब ऐसे सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को उनका फ्री टाइम भी यूज़ करें। ठीक है, मतलब यूज़फुल और क्रिएटिव तरीके से जो टाइम है उनका वो स्पेंड करना सिखाए। ठीक है, ये सजेशन मुदालियर कमीशन ने दिए ताकि एजुकेशन को और मीनिंगफुल और स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए क्या है प्रोडक्टिव जो है वो बना सकें। अब उन्होंने करिकुलम फॉर जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी कि उनके लिए एक बैलेंस्ड करिकुलम प्रपोज किया था जो स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया। तो सबसे पहले देखिए मदर टंग। ठीक है, हर स्टूडेंट को अपनी मदर टंग मातृभाषा में एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो मातृभाषा में होती है। नेशनल लैंग्वेज की बात करें जिसकी मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, और एनी अदर फेडरल लैंग्वेज जिसकी मदर टंग हिंदी है, यानी कि हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए, और फेडरल लैंग्वेज और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए हिंदी लैंग्वेज की बात करी। इंग्लिश को भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड किया गया। ठीक है, सोशल साइंस यानी कि समाज को समझने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट को सोशल साइंस में इंक्लूड किया गया। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो प्रॉब्लम और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व किया गया। आर्ट्स एंड म्यूज़िक को इन्वॉल्व किया गया क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के लिए। और हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल स्किल्स जो होती हैं, क्रिएटिविटी जो होती है, उसके लिए हैंडीक्राफ्ट्स को भी करिकुलम में शामिल करने की बात करी। फिज़िकल एजुकेशन जो है फिज़िकल हेल्थ और फिटनेस के लिए वो भी इम्पोर्टेंट माना गया। ठीक है, अब है करिकुलम फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे उनके लिए क्या क्या सजेशन थे। ठीक है, मदर टंग की हमने बात करी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एडेड है ना वो ये है
कि स्पिनिंग वीविंग ये सारी हैंडीक्राफ्ट के वर्क्स हैं। स्पिनिंग वीविंग यानी कि कपड़े बनाने की कला और स्किल्स जो होती है। मेटल वर्क मेटल के साथ जो काम करते हैं। वुड वर्क लकड़ी के साथ। गार्डनिंग हमको पता है हैंडीक्राफ्ट जो मैनुअल स्किल होती है वो हो गया। स्विंग और सीविंग और एम्ब्रॉयडरी की बात करी। सिलाई वगैरह सिलाई कढ़ाई प्रिंटिंग टाइपोग्राफी ये सारी स्किल्स के इसमें बात करी गई है। ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए क्या बोला मदर टंग के हो गया कि मदर टंग हर सब्जेक्ट अपनी मातृभाषा में स्टार्टिंग में एजुकेशन ला सकता है। हिंदी नॉन हिंदी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट के लिए एलिमेंट्री या एडवांस इंग्लिश या फिर कोई मॉडर्न फेडरल या क्लासिकल लैंग्वेज ऑफर की गई। सोशल साइंस में पहले 2 सालों के लिए समाज को अच्छे से समझने के लिए इंक्लूड किया गया कि पहले 2 सालों में सिखाई जाए। मैथमेटिक्स और जनरल साइंस जो है पहले 2 सालों के लिए ये भी बोला गया कि एनालिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए पहले 2 सालों में मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया। वोकेशनल सब्जेक्ट की बात करें स्पिनिंग और वीविंग कपड़े बनाने की कला वगैरह मेटल वर्क वुड वर्क गार्डनिंग हैंडीक्राफ्ट या सिलाई कढ़ाई हो या प्रिंटिंग टाइपोग्राफी हो ये सारी स्किल्स के बारे में बात करी गई। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो कमीशन ने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 7 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया और हर कैटेगरी के लिए अलग करिकुलम फिक्स किया। जैसे कि साइंस स्ट्रीम में क्या आता है फिजिक्स आती है केमिस्ट्री आती है बायोलॉजी आती है ज्योग्राफी मैथमेटिक्स फिजियोलॉजी हाइजीन ये सारी बातें ये सारी साइंस के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। दुनिया की डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। कॉमर्स की बात करें तो बुक कीपिंग शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग कॉमर्शियल ज्योग्राफी एंड एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल है। ये सब्जेक्ट बिजनेस और फाइनेंस की समझ को बढ़ाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी एंड लॉजिक मैथमेटिक्स म्यूज़िक होम साइंस लैंग्वेज ये जो है सब्जेक्ट इंसानी समझ जो होती है उसके विकास को समझने के लिए मदद करते हैं हमको पता है। अब आता है एक सेकेंड अब आता है टेक्निकल। ठीक है। टेक्निकल इस कैटेगरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल साइंस जनरल मैथमेटिक्स ज्योमेट्रिकल ड्राइंग ये सारी चीज़ें शामिल है। ये सब्जेक्ट टेक्निकल स्किल्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो होता है उसको समझने में मदद करते हैं। अब जो एग्रीकल्चर वाला आता है एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री हो गया गार्डनिंग हो गया एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो गया या बॉटनी हो गया। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं किसानों और खेती की समझ को इन्हेंस करने के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो थे। फाइन आर्ट्स की बात करें पेंटिंग मॉडलिंग म्यूज़िक डांस हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग ये सबका स्टडी है। ठीक है। ये सब्जेक्ट क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं आर्टिस्टिक जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करने में मदद करते हैं। अब आता है होम साइंस ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है। होम इकोनॉमिक्स जो होती है फूड एंड न्यूट्रिशन ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें शामिल होते हैं। होम मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट होता है ना ये घर को संभालना खाना बनाना बच्चों की देखभाल करने में मदद ये सिर्फ लड़कियों के लिए बताए गए। ठीक है। टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए टीचिंग मेथड्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट में मदद करें। मोरल सोशल और मेंटल डेवलपमेंट की बात करी है कि मेथड्स को ऐसे बनाओ कि स्टूडेंट्स की मोरल सोशल और मेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करने की बात करी कि जिसमें जो वर्बलिज्म होता है मेमोराइजेशन होता है वो कम होगा। ठीक है। यानी कि स्टूडेंट सिर्फ याद करने के बजाय एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखना चाहिए। एक्सप्रेशन एक्टिविटीज़ की बात करी
कि हर सब्जेक्ट में वेरियस एक्सप्रेशन एक्टिविटीज़ शामिल करनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें। कस्टमाइज़ टीचिंग जो है उसकी बात करी कि जो टीचिंग है ना, उसको इस तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहिए कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एकोमोडेट करे, ठीक है? यानी कि हर स्टूडेंट्स की यूनिक नीड और यूनिक लर्निंग स्टाइल है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करी गई। एम्फसाइज एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। अब एक्सपेरिमेंटल और डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक्स पर एम्फसाइज करना चाहिए, इसकी बात करी। देखो, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है और जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, इसके लिए इसकी बात करी, ठीक है? उनकी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करता है ना, इसीलिए एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन की बात करी। टीचर की ट्रेनिंग के बारे में बात करी कि टीचर ट्रेनिंग के लिए जो रिकमेंडेशन है, जैसे हायर सेकेंडरी टीचर्स हैं, या वो क्या होंगे, उनकी 2 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए, जबकि जो ग्रेजुएशन है वो 1 साल का होगा, ठीक है? जो प्यूपिल टीचर है उसके स्किल्स के लिए बात करी कि एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल पे फोकस करना चाहिए, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके स्टूडेंट का। कॉलेज में रिफ्रेशर और वर्कशॉप के लिए जो है वो ऑफ़र किया जाना चाहिए, ये बात करी, जिससे क्या होता है ना, टीचर्स जो होते हैं उनको नए स्किल्स, नई टीचिंग टेक्निक सीखने का मौका मिलता है, ठीक है? ट्रेनिंग कॉलेज प्रोविज़न। तो फ्री ट्रेनिंग और स्टेट स्टाइपेंड की बात करें कि स्टेट की तरफ से फ्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिसमें स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये बात करी गई, इस रिकमेंडेशन में बोली गई, ठीक है? हॉस्टल फॉर प्यूपिल टीचर, यानी कि जो प्यूपिल टीचर है ना, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान रहने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, जब बीएड करने जाते हैं हम, या एमएड करने जाते हैं, तो वहाँ पे हॉस्टल अभी भी प्रोवाइडेड होते हैं। उन्हीं हॉस्टल्स की बात करी, अगर वो अपना स्टेट, अपना घर छोड़ के अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हैं, तो उनको तुम प्रोवाइड कराओ हॉस्टल्स, इसकी बात करी, फैसिलिटी देनी चाहिए। एमएड फॉर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर 3 ईयर। देखो, एमएड कोर्स सिर्फ उन टीचर्स के लिए होना चाहिए जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ये इंश्योर करता है कि टीचर ट्रेनिंग और भी प्रोफिशिएंट बने, ठीक है? इसमें ये बातें हुई। अब देखो, एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन पे क्या बोला, तो देखो, रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन टू 1 पब्लिक एग्जाम आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। क्वेश्चन शुड बी प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव विथ लिमिटेड subjective elements covering full subject. Examiners require careful selection, and students should receive grades on a 5-point scale: distinction, credit, पास, सी, डी एंड ई, फेल और री एग्जाम। देखो, हम बात करते हैं एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन की, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का रिडक्शन की बात करी, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की संख्या को एक ही पब्लिक जो एग्ज़ाम है उस तक सीमित करने की बात करी, जिससे सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद ही लिया जाना चाहिए, ये बोला गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एम्फेसिस करने की बात करी कि क्वेश्चंस को मुख्य रूप से जो है ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, जिसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट्स की सीमा होनी चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट की समझ को पूरा असेसमेंट यहाँ पे होगा। एग्जामिनर की केयरफुल सिलेक्शन की बात करें कि एग्जामिनर का चयन ध्यान से किया जाना चाहिए, ताकि इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो हो फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे बोला कि 5-पॉइंट स्केल होने चाहिए ग्रेड्स देने के लिए। ए जो है डिस्टिंक्शन, जो बहुत अच्छा जिसका वो रहता है, प्रदर्शन रहता है जिसका बहुत अच्छा, वो। फिर बी जिसमें क्रेडिट, जिसमें अच्छा उससे थोड़ा नीचे, ठीक है? सी यानी सिर्फ पास हुए हैं, डी यानी फेल, और ई यानी कि री एग्ज़ाम, ठीक है? डी और ई फेल या री एग्ज़ाम के लिए था। ये ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसको अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करने के लिए था, और अपने रिजल्ट्स को उनको समझने में मदद करेगा, ये उन्होंने बोला।
मेरिट्स की बात करें इस कमीशन की, तो मेरिट क्या थी? एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि कमीशन ने एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पर एम्फेसिस दिया। इन्होंने क्या किया ना, इससे जो होगा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, उनकी लर्निंग और भी इंगेजिंग होगी, इसीलिए ये एक मेरिट हुई। एग्रीकल्चर एजुकेशन पर फोकस किया। ठीक है। जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको ज़रूरी समझा, इम्पोर्टेंट समझा, ताकि स्टूडेंट्स को फार्मिंग से रिलेटेड फील्ड्स में जो रिलेटेड नॉलेज होती है उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स डेवलप्ड हो। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन के एम्स का डिस्कशन हुआ यहाँ पे। ठीक है। इससे सेकंड जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्लियर विजन और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी कि एजुकेशन क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है। उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया यहाँ पे। जो भी इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी, जो सजेशन थे, वो चाइल्ड सेंटर्ड थे। ठीक है। बच्चे की नीड, बच्चे को ध्यान में रखकर, बच्चे को सेंटर पर रखकर ये बनाया गया। इससे स्टूडेंट्स की नीड्स, उसके इंटरेस्ट को पहले रखा जाता है, हमको पता है। और सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड या सबसे बेस्ट कोई चीज़ अगर है इससे रिलेटेड, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही है। ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड सबसे बेस्ट चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। जब तुम्हें पता है कि उस बच्चे की नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तुम काम करोगे ना। तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ना कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये नहीं होना है कि हमें अपनी नीड पहले रखनी है। तो यही इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में तैयार किया, अपने सजेशंस में करा कि बच्चे के इंटरेस्ट को पहले रखा और उन्हें लर्निंग में एक्टिव रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया। इम्प्रूवमेंट इन टीचर सैलरी एंड पोजीशन। ठीक है। टीचर की सैलरी और उनकी पोजीशन में सुधार किया गया है, जिससे उन्हें अपने काम के लिए रिकॉग्नाइजेशन और मोटिवेशन मिल सकता है और मिल सकेगा। ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया गया, जिससे स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उन्हें स्पोर्ट्स, आर्ट्स या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। नो मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब इन्होंने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पर स्ट्रेस को ही ख़त्म कर दिया, जिससे स्टूडेंट्स पर प्रेशर कम होगा, अपने लर्निंग पर फोकस कर सकेंगे। ठीक है। स्ट्रेस ऑन मल्टीपर्पज़ स्कूल। अब मल्टीपर्पज़ स्कूल्स पर स्ट्रेस दिया गया, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स और स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। टेक्निकल स्कूल्स जो है उसका सजेशन दिया कि इंडस्ट्रीज़ के पास टेक्निकल स्कूल्स को खोलने का सजेशन दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी। तो मेरिट्स ये सारी थी। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। द सजेशंस आर गिवन इन हेस्ट, सो प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर। तो बहुत रैपिडली ये मतलब हुआ ना, सजेशन दिए गए बहुत जल्दी जल्दी में, तो इसके वजह से अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशंस में कमियां हैं मौजूद। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो ज़रूरी है। नो न्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टूडेंट, सॉरी टीचर्स। तो टीचर का सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई नया स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। जो टीचर है उनकी वेलबींग और प्रोफेशनलिज्म जो है उसको अफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। अगर तुम उन पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो, जो उन बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं जो कल का फ्यूचर है, और तुम उन पे ही नहीं ध्यान दे रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वुमेन एजुकेशन पर सजेशन की बहुत कमी थी। ठीक है। तो वुमेन एजुकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक सजेशन नहीं दिया, एक्सेप्ट कि होम साइंसेज ओनली फॉर गर्ल्स वाला जो सजेशन था, उसके अलावा कोई सजेशन नहीं था वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो उस टाइम पे तो वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट वो इस रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं नज़र आया। ठीक है। इंग्लिश पर अब भी बहुत स्ट्रेस दिया गया कि कमीशन अब भी इंग्लिश पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, जबकि रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। इससे स्टूडेंट्स की लोकल लैंग्वेज और कल्चर की समझ पर असर पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी जो डिमेरिट्स हैं वो इस कमीशन की थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, आप इससे अपने नोट्स तैयार किए होंगे, एंड एग्ज़ाम में जब अगर ये क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।